नमस्कार दोस्तों। ये मैं 6/4/2021 का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जीके एंड जीएस के 40 क्वेश्चंस हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रक्त का थक्का आपको पता होगा कि जब हम कोई भी चोट लग जाती कट जाती है तो खून जो होता है हमारा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जो है ना रुक जाता है। तो वो कौन सा है विटामिन जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, क्या होता है? विटामिन के की वजह से ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति के तहत कितने क्षतिपूर्ति सत्र निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, तो इसमें तीन सत्र हैं, तीन क्षतिपूर्ति सत्र हैं, 70%, 80% और 90%। ठीक है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये किसानों को फसल का जब नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जो लॉन्च जो की गई थी 18 फरवरी 2016 को की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और ये वन नेशन वन स्कीम है, मतलब ये सभी जो स्टेट हैं उनके लिए समान रूप से लागू होती है। ठीक है, तो इसमें तीन क्षतिपूर्ति स्तर हैं, 70%, 80% और 90%। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये अभी जो पिछली साल गई है अपना उसी में लिया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो जन्म दिवस है, इनका जन्म दिवस क्या था? 23 जनवरी। ठीक है, तो उनकी 125वीं जयंती थी अभी, उसके ऊपर ये भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हर 23 जनवरी को वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो एक तो यही हो जाता है कि कब लागू हुआ था? 1972 में हुआ था। कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू प्रॉपर्टी की संरचना में अपरक की मात्रा लगभग कितनी है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, भू प्रॉपर्टी को जो है ना हम ऊपरी परत बोलते हैं। जो अपनी जो धरती है यहाँ से मतलब लगभग 34 मीटर 34 किलोमीटर के ऊपर ये स्टार्ट हो जाती है। और इसको अबरक को किसी को याद नहीं होगा, लेकिन इसकी हमें पता है टॉप 3 जो होते हैं कि उसमें कौन कौन से ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उससे वो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे टॉप 3 कौन सी हैं? पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है सिलिकॉन, SiLiCON। ठीक है, और तीसरा क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें है 46%, सिलिकॉन इसमें है 27% और एल्यूमिनियम इसमें कितना है? 8%। यानी अब इसमें से बाकी जो भी यदि कोई होगा पूछ रहा है तो वो इनसे कम होगा, 8 से। ठीक है ना, 8 से कम होगा, तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन है 4%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण, जो भारतीय मानक समय है उसका निर्धारण जो करती है वो 82.5 पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा करती है। क्या करती है? यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास यह, या नहीं, यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये किसके पास से होकर गुजरती है? ये इलाहाबाद, अभी जो प्रयागराज जिसका नाम रख दिया है उसके पास से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रयागराज नैना देवी के पास से। ठीक है, और ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा नहीं, सॉरी, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं 5 राज्य? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ISGARH, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, 5 राज्य हैं, यूपी, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो गूगल नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल का क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। ठीक है ना।
तो इसमें बी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर डब्ल्यू माचली, डॉक्टर जे जे डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों सहित कंप्यूटर का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका नाम था ENIAC। ENIAC है, ठीक है, यहाँ एस नहीं है, ए है, AC, ENIAC। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस स्पेस जेट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा था? ठीक है, तो भारत की जो कल्पना चावला थे उनके नाम पे इनने ये रखा था। ठीक है, आपको पता है 1 फरवरी 2003 को जब इनका जो यान था, जब वो धरती वापस आ रहा था तो क्रैश हो गया था। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो ये हमें पता होगा लगभग को 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो किसका कराया गया था? कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का। ठीक है, और इसको हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है, ये पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन सेकंड या द्वितीय, इनने इसका निर्माण कराया था कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? ठीक है, नाटो की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ट्रीटी को हिंदी में संधि बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का संगठन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी विनिमय एवं विकास समूह, या अंतर सरकारी आर्थिक समूह सहयोग समूह, या अंतर सरकारी सैन्य संधि, या सांस्कृतिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो ये क्या था? अंतर सरकारी सैन्य संधि थी। ये 30 देशों का समूह है जिनने 1949 में इसका गठन किया था। ठीक है, इनका यह था कि भाई हमारे ऊपर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये था अंतर सरकारी सैन्य संधि थी ये। ठीक है, और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो अंतर सरकारी सैन्य संधि एक संगठन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। ठीक है, यानी कि सर्वोपरि सत्ता की नीति। दूसरा है फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइन एंड रूल पॉलिसी। तीसरा है सहायक संधि प्रणाली, और चौथा है व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिज। ठीक है, तो ये क्या था? कब वो हुआ था? किसने, मतलब वो थी ये सहायक संधि प्रणाली जो थी, वो था कि जिसके तहत जो भारतीय शासक थे वो स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकते थे। इनने संधि की थी कि हम आपके राज्य में अपनी सेनाएं रखेंगे, और वो आपके ऊपर कोई भी बाहर से आक्रमण करेगा तो वो आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो लेकिन उनने ये संधि थी कि भाई आप अपनी सेनाएं नहीं रख सकते हो। ठीक है, कि आपको उसका ज़्यादा खर्चा आएगा या ये आएगा। उनने बातों में फंसा के ये संधि कराई जो है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस नवरत्न कंपनी
को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ो। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, बोकारो स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र या इसको स्टील संयंत्र। तो विजाग स्टील के नाम से किसको जाना जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अब आपको पता है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो द्रव से संबंधित था। ठीक है, अब आंसर पढ़ो आप। पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा इलेक्ट्रोमीटर, तीसरा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग और चौथा जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। ठीक है ना, तो जो जहाज है वो द्रव से संबंधित नहीं है, हवाई जहाज जो है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, अपना सही आंसर है कि इससे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित ये नहीं है। अगले उस पर चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ो। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, विद्युत प्लग एवं स्विच, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। ठीक है, ज्वलन के तापन नियम क्या होता है कि भाई जब उससे बिजली गुजरती है तो वो क्या होता है, उसमें तपत होती है, गर्म होता है वो। ठीक है ना, तो बाकी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, केतली हो गया या फ्यूज हो गया। ठीक है, फ्यूज में भी जब ज़्यादा लाइट आ जाती है तो गर्म हो जाता है, वो जल जाता है। ठीक है, लेकिन विद्युत प्लग और स्विच जो है वो इसके तापन नियम पर आधारित नहीं है। बाकी आपके जो भी इलेक्ट्रिक आइटम हो गया है ना, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे इसके ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, अगले उस पर चलो। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1921-22, 1917-18, 1914-15 या 1923-24। तो मोपला जो विद्रोह था ये 1921-22 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? केरल में तट है मालाबार तट, वहाँ हुआ था। वहाँ मोपला के मुसलमान जो थे उनने ये किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना, मालाबार तट पर। ठीक है, 1921-22 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा सांसद के कार्यालय की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? ठीक है, तो कितनी होती है राज्यसभा के कार्यालय की अवधि? 6 वर्ष होती है। राज्यसभा का आपको पता है इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद नए चुने जाते हैं। ठीक है ना, कार्यालय हर एक का 6 ये होता है, लेकिन 2-2 साल बाद जिनका 6 साल पूरे हो गए उनका दोबारा से चुना जाता है। ठीक है ना, अब ये कईयों को कन्फ्यूजन होता है, ये कैसे होता है? जैसे मान लो अभी इस साल 100 चुने गए। ठीक है ना, अभी चल रही है 2022, फिर उसके बाद 2024 आई, उसमें 100 फिर चुने गए। फिर 2026 आई, उसमें फिर 100 चुने गए। अब जो 2028 आएगी उसमें ये जो यहाँ जो चुने थे इनके 6 साल पूरे हो जाएंगे तो ये दोबारा से चुने जाएंगे। फिर 2030 आएगी तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर ये दोबारा से चुने जाएंगे। ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, तो संघाई महोत्सव किस में होता है? मणिपुर में होता है। कहाँ होता है? मणिपुर में। ठीक है, अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। दस डिग्री जल संधि या 10 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है? मालाबार तट, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो ये किससे संबंधित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ये इनको अलग करती है। ठीक है, और दोस्तों ये आप और भी चाहते हो कि रेलवे जीडी के आपको और भी आप पेपर सेट देखो मैथ या जीके के,
तो इसकी हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि एक आपका सेट जो है बना के उसके अंदर डालें मैथ और जीके एंड जीएस के। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व कराते हैं हम, और जीके एंड जीएस का भी ये कराते हैं। ठीक है, आप तैयारी अच्छे से करते रहें। क्या है ना कि जितनी आप अच्छी तैयारी करोगे उतने आपके चांस ज़्यादा होते हैं पेपर को क्लियर करने के, क्योंकि कंपटीशन में आपका यदि एक भी नंबर कम रह जाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ना हो पाए। ठीक है ना, कि एक भी नंबर आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हो और पता लगे आपको कि एक नंबर से तरफ रह गया, आपका आधा नंबर से रह गया, तो बहुत दुख होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करो कि मेरे को एक सीट आए तो सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हो, बाकी किसी का ना हो, कि इतनी मेरे को तैयारी करनी है। इतनी तैयारी करते हुए आप इसकी तैयारी करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की? तो ऑप्शन है चंडीगढ़ ने, दिल्ली ने, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये किसने की थी? दिल्ली ने की थी। इसमें केजरीवाल जी ने ये घोषणा की थी कि हम 2048 तक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और अदर फैसिलिटीज़ हैं वो निर्मित कर लेंगे, ताकि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड लगा सकें। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, फैसिलिटी होती हैं जो ओलंपिक कमेटी जो है वो अप्रूव करती है, उसके बाद ही वहाँ ओलंपिक होते हैं, है ना। वहाँ हर एक जो खेल है उसके लिए स्टेडियम होने चाहिए, जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनके रुकने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो होता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं कि 2048 तक वो कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, अभी आगे चलते हैं। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसको रेलवे ने अनक्वालिफाइड क्वेश्चन में डाल दिया था, यानी कि इसमें वो सभी को एक एक अंक देंगे, क्योंकि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम और आइडियाज ऑफ नेशन जो है ये नामक पुस्तक सभी ने लिखी हुई है। बी आर अम्बेडकर ने भी लिखी हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, सुभाष चंद्र बोस ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी। और नाम उनने कैसे दिया है? इसका दिया है जैसे वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ नेशन बाई बी आर अम्बेडकर, बाई रविंद्रनाथ टैगोर, बाई सुभाष चंद्र बोस, बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको किसी ने भी छोड़ा हो या किसी को भी टिक किया हो, उसको इसके पूरा एक नंबर जो है वो मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य है, शिवालिक है, सह्याद्री है या हिमाद्री है? ठीक है, तो कौन सी है? विंध्य जो है, विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत का क्या करती है? बंटवारा करती है, कि उसके जो उत्तर में है उसको हम उत्तर भारत बोलते हैं, और उसको जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते हैं। और ये ये कहाँ है पर्वतमाला? ये एमपी में स्थित है। कहाँ है? एमपी में। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया। तो कौन सा करेगा? चीन जो है वो ये इसकी मेजबानी करेगा 2023 का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कोबाल्ट के समस्थानिक का, तांबे के समस्थानिक का, यूरेनियम के समस्थानिक का या आयोडीन के समस्थानिक का। तो इसके अंदर किसका करते हैं हम? कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसने मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? ठीक है, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज या तीर्थ सिंह रावत। ठीक है, तो मार्च 2021 में जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे वो थे तीर्थ सिंह रावत, और अभी जो है वो इनने इस्तीफा भी दे दिया है, नए बन चुके हैं। अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। कौन है अभी? पुष्कर सिंह धामी। आगे चलते हैं।
महाराज जय सिंह आदित्य ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? ठीक है, तो इनने क्या था, 5 जगह थी जहां इनने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये क्रम में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले इन्हें दिल्ली में करवाया था। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में करवाया था। दूसरे नंबर के ऊपर उज्जैन में करवाया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे उज्जैन पे। तीसरे के ऊपर वाराणसी। चौथे के ऊपर मथुरा। और पांचवे के ऊपर जयपुर में इनने करवाया था। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। जयपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और फोर्थ है दिल्ली। तो इलाहाबाद में इनने नहीं कराया था। कौन कौन से कराए थे? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ठीक है, पुल पुलकेशिन द्वितीय जो था किस राजवंश से संबंधित था? ये था चालुक्य वंश से। किससे था? चालुक्य वंश से संबंधित था। अगला पढ़ते हैं। दक्कन के पठार राजस्थान में जो है कि अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो कैसी पाई जाती है इसमें? काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गलत बटन दब गया था बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? पहला है गैस्ट्रिक ग्रंथियां अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती हैं। दूसरा है यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। तीसरा है श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है, ये ऑप्शन जो है वो कथन जो है वो सत्य नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये मैं आपको बता देता हूँ। मोरारजी जो देसाई जी थे उनने इनकी चालू किया था इनको। ठीक है, 1902 साल के लिए इनने किया था। एक ये साल साल के प्लान थे, 1978, 1979 और 1979 और 1980 में। ये जनता पार्टी से संबंधित थे। जब 1977 में इंदिरा गांधी जो थी हारी थी, ठीक है ना, जनता पार्टी से, तो ये उसके पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा मोरारजी देसाई जो है वो इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? अब देखो कार्यवाहक क्या होता है, कोई भी जो लोकसभा होती है, जैसे है ना 16वीं होगी, 17वीं होगी या 15वीं होगी, 14वीं होगी, जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया और इसका निर्माण मतलब इसका चयन सॉरी नहीं हुआ है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का, तो उसके बीच के समय जो बच गया टाइम, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना, उस समय जो उसका अध्यक्ष जिसको बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन है हमारे सुमित्रा महाजन, जेपी नड्डा, वीरेंद्र कुमार या ओम बिरला। अब आपको पता है 16वीं का जो था वो कौन थे? सुमित्रा महाजन थे। और अभी जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के कौन है? ओम बिरला है।
तो जब इनके जाने के बाद और इनके आने से पहले जिसने कार्यवाहक बने थे वो बने थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम से था, मानव अधिकार से था, पर्यावरण संरक्षण से था, या महिलाओं के अधिकार से संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। इसमें क्या करते थे कि जो लोग पर्यावरण संरक्षण करना चाहते थे और कोई पेड़ को काटने आता था तो ये पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, कि ताकि उसको काटे ना। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो जो इसकी जो शुरुआत की थी वो अमृता देवी बिश्नोई ने की थी, और ये सन 1700 या 1800 में ऐसे कुछ की थी। अभी जो है इसको विख्यात जो किया था उनका नाम अभी आगे आएगा, मैं बताता हूँ, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा चिपको आंदोलन में से किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 इट राइट कैंप्स में से एक के रूप में 7 IIT राइट कैंप्स, ठीक है, एक के रूप में घोषित किया गया है? तो सबसे पहले तो FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने ऑप्शन हमारे IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर और IIT रोपड़। तो IIT जो गांधीनगर है इसको इनने राइट कैंपस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह था चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार, सुंदरलाल बहुगुणा सॉरी, जिसने अभी हाल फिलहाल में चिपको आंदोलन को बड़ा प्रसिद्ध किया था। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? ठीक है, तो सबसे पहले ये था अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ना, ये अभी स्टार्ट किया है इनने। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर, यह 1000 खंभों वाला मंदिर है, रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो ये पूछ रहा है किससे है? चोल से है, काकतीय वंश से है, चालुक्य वंश से है, या पल्लव वंश से है? ठीक है, तो इसका किससे संबंधित है? काकतीय वंश से संबंध है। किससे? काकतीय वंश से। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो 51A में है, और इसको कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में, जिसके तहत मौलिक अधिकार जो थे वो शामिल किए गए थे। ठीक है, का वर्णन है, सॉरी, उसका वर्णन है। ठीक है, आगे चलो। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है, या नीति आयोग करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है कौन करता है? वो वित्त मंत्रालय जो है वो इसका प्रकाशन करता है। आगे चलो। विश्व मरुस्थलीकरण
एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो गर्मी से संबंधित है, तो ये जून में मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मई, 5 जून, 22 जून या 17 जून। तो 17 जून को ये मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद करने वाले हैं, इनमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही काल अनुक्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें पी दिया है गुप्त साम्राज्य, क्यू दिया है मौर्य साम्राज्य, आर दिया है मुगल साम्राज्य और एस दिया है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्रम सही है ये आपको पता होगा वैसे। सबसे पहले आता है मौर्य साम्राज्य, फिर आता है गुप्त साम्राज्य, फिर आता है दिल्ली सल्तनत और उसके बाद फिर आता है मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन का सेट हमने आपको करा दिया है, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ाने का। प्रयास करते हैं हम फिर, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी लगता है कि कोई देख रहा है और स्टडी कर रहा है अपनी, तो कोशिश होती है कि और आगे अच्छी वीडियो बना के डाली जाए, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद।